नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत ने अपनी स्पेस की एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप लॉन्च किया है। इन स्पेस अगले 10 साल के लिए। इन स्पेस एक संस्था है जिसका फुल नेम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो ऑटोनोमस एजेंसी है स्पेस के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती है। इन्होंने आज अगले 10 साल के लिए विजन एंड स्ट्रेटेजी फॉर द इंडियन स्पेस एंड इकोनॉमी लॉन्च की है। अब इस रोड मैप का विजन क्या है? इसका मेन विजन ये है कि इन स्पेस, इसरो, ये मिलके दोनों आपस में कैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको कैसे प्ले में लेके आएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि द मोमेंट प्राइवेट सेक्टर स्पेस प्रोग्राम के अंदर एंटर करेगा, हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो करने वाली है और ये अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री बनने वाली है। दोस्तों, एक फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पुश्तों के लिए इतने सारे अलग तरह के जॉब के प्रोफाइल, ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलबींग, सब कुछ चेंज होने वाला है स्पेस इंडस्ट्री के लिए। अभी अगर मैं आज की बात करता हूं दोस्तों, तो भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है, उसका पोटेंशियल मतलब उसमें ये ताकत है कि अगर हम उसको फोकस में उस पर एफर्ट लगाएं, तो वो 2033 तक यूएसडी 44 बिलियन, 44 खरब डॉलर 2033 तक, अगले 10 साल में ये पहुंच सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। दोस्तों, आज हमारा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का हमारा 2% का हिस्सा है और अगले 2023 में हम अगले 2033 तक हम 10 साल के अंदर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 8% हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी हम 2% के अराउंड है, राइट अराउंड। अभी हमारी इकोनॉमी अगर बिलियन में बात करें, अभी हम $2 बिलियन के ऊपर है। तो दोस्तों, अगर 10 साल में $2 बिलियन से $44 बिलियन और 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी से 8% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जीडीपी, हम उसका हिस्सा बनने का हमारा टारगेट है, राइट। अब ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो कि ज्यादा प्ले नहीं हो रही है मीडिया के अंदर दोस्तों, बट इसरो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि वे आए, पार्टिसिपेट करें और इसरो के साथ मिलके, इसरो इन स्पेस के साथ मिलके वे स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बिकॉज जब प्राइवेट सेक्टर किसी फील्ड में आता है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, तो इनोवेशन, फंडिंग, राइट, और टेक टैलेंट, ये सब कंबाइन होकर आता है। पीपल, प्रोसेस, एक्सपर्टीज एंड फंडिंग, ये 4 चीजें होती हैं जो एक एक इंडस्ट्री को उठाती हैं। अभी इसरो में टैलेंट है हमारे पास, बट फंडिंग कम है। या अब हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 एंड 2 और इवन 1 भी हमने बहुत ही कम बजट में किया है, राइट। ये ऑफकोर्स अच्छी अचीवमेंट की बात है, बट कम बजट का मतलब ये भी है, हम फिर एक काम जो 3 साल में कर सकते थे, वो हमने 7 साल या 6 साल में किया। बट अगर यहाँ पे फंडिंग आ जाए, कॉर्पोरेट फंडिंग आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए हैवी, इससे ना तो सिर्फ जो हमारे साइंटिस्ट है उनको भी अच्छी सैलरी मिलेगी, उनको भी पर्क्स मिलेंगे, उनका भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा, साथ ही साथ इसमें जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका हिस्सा बन पाएगी, इस ग्रोथ स्टोरी का, और भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा बूम करेगी, स्पेशली स्पेस। दोस्तों, आने वाले टाइम में स्पेस में ही सारे आने वाली लड़ाइयाँ स्पेस में ही लड़ी जाएंगी। ये सच बात है। एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, डाटा एनालिटिक्स के थ्रू, राइट, हर चीज़ सैटेलाइट के थ्रू ही टैकल की जाएगी। तो दोस्तों, ये स्पेस इकोनॉमी वाला, इसमें कुछ एक्सीलरेशन होंगी इंडिया की ग्रोथ के लिए। कैसे होंगी? स्पेस के लिए एप्लीकेशन बनाई जाएंगी, राइट, ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप की जाएंगी जो कि स्पेस में हमारे स्पेस स्टेशन को, हमारे स्टाफ को एनेबल कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे। सोसाइटी साइंस ड्रिवन बनेगी, सोसाइटी के अंदर साइंस, मैथ, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। एक एनवायरनमेंट बनता है हर चीज़ का, राइट। उस एनवायरनमेंट से चीज़ें इंप्रूव होती हैं। आपको याद हो 90s के अंदर जब 92 में इकोनॉमी ओपन हुई थी हमारी, तो इंडिया में कॉल सेंटर बहुत आए थे। अब कॉल सेंटर आने का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ था, चलो मॉनिटरी बेनिफिट हुए, लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस अपसाइड हुआ, प्रो एंड कॉन्स तो बहुत सारे थे कॉल सेंटर के, बट एक जो बड़ा प्रो क्या था दोस्तों, के इंडिया की जो एमर्जिंग यूथ था, उन्होंने अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। अगर एक किसी कंट्री का इंग्लिश में ही हाथ वीक हो, तो वहाँ पे कॉल सेंटर कैसे खुल सकता है? और वो भी उस टाइम में। आज का टाइम अलग है, जब लोकल लैंग्वेजेस का भी बहुत दौर, बहुत एक रुआब है, बट तब ऐसा नहीं होता था। तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं।
राइट। और अल्टीमेटली जो हमारे इंडिया की, भारत की जो एक एम्बिशन है, एक भूख है कि स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना झंडा सबसे ऊपर लगाना है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा पुश का काम करेगा दोस्तों। अब आप पूछोगे इसमें कैसी कैपेबिलिटी हम डेवलप करने वाले हैं। एक तो दोस्तों सबसे पहले तो डिमांड जनरेशन क्रिएट होगा। डिमांड जनरेशन मतलब डिमांड जनरेट होगी स्पेस के अराउंड, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट, उसके अराउंड बहुत सारी अलग इंडस्ट्री भी इसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर एक थिएटर बनता है, एक थिएटर बन रहा है पीवीआर का या किसी भी कंपनी का, तो दोस्तों उस थिएटर के अराउंड 2000 इकोनॉमी अपने आप खुल जाती है। पार्किंग का पैसा आ जाता है वहाँ पे, आसपास उस थिएटर के अराउंड 10, 20, 50, 100 एक छोटा सा मॉल खुल जाता है, मे बी बड़ा मॉल भी खुलता है कई जगह, उनकी इकोनॉमी चलती है। फूड की इंडस्ट्री वहाँ पे चल पड़ती है, वहाँ आसपास फूड के कोर्ट बन जाते हैं, थिएटर के अंदर फूड होता है। तो ये सिर्फ थिएटर की बात नहीं है, इसमें डिमांड जनरेशन होती है नॉट ओनली फॉर दैट एंटिटी, लाइक इन आवर केस स्पेस की, बट स्पेस के अराउंड जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री होंगी उनमें भी बहुत ज्यादा बूम आएगा। फिर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि स्पेस में इंस्टॉल होगा अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनेंगे स्पेस से अर्थ के लिए। नेविगेशन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, R&D को बूस्ट मिलेगा। पूरा एक इकोसिस्टम रेडी किया जाएगा जिसके अंदर टैलेंट पूल, फाइनेंस, इंटरनेशनल सिनर्जी, कोलैबोरेशन, पॉलिसी एंड रेगुलेशन। देखो ये मतलब कोई भी इंडस्ट्री आइसोलेशन में तो काम नहीं करती है, राइट। उसके लिए पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, एक इकोसिस्टम, एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे मैंने पहले बोला, उसमें टैलेंट भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आई मीन फाइनेंस भी आ जाएगा। फिर आप ग्लोबल प्लेयर के साथ भी आप कोलैबोरेट करोगे जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, राइट। फिर हमारे यहाँ भी पॉलिसी एंड रेगुलेशन कि कैसे इसको प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उसके अराउंड भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा स्टेप होने वाला है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम होगा। और हमें, मैं तो ये बोलने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं, राइट। और इसरो और इन स्पेस और DRDO ये सब मिल जाएं। और मेरा ये भी एक सुझाव है, लास्ट में जाते जाते मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। अभी इसरो और DRDO जो हमारा डिफेंस का प्रोडक्ट बनाता है, राइट, स्ट्रेटेजी बनाता है, तो इन स्पेस जितनी भी साइंस और वेपन इंडस्ट्री है, स्पेस की इंडस्ट्री है, साइंस की इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सरकार द्वारा अभी कंट्रोल की जाती है, इसको अगर वो प्राइवेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो इसको एजुकेशन सेक्टर से भी जोड़ा जाए। सी, अगर हमें भरपूर मात्रा में आगे टैलेंट लेके आना है जो कि इसरो जैसे संस्थान को आगे नई ऊंचाइयों पर ले जा सके, हमारी स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, तो टैलेंट कहाँ से आएगा दोस्तों? वो हमारे कॉलेजेस से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से आएगा। तो वहां पे अगर इनका डायरेक्ट कोलैबोरेशन हो, इंटर्नशिप दी जाए, आप समझ रहे हैं, अगर खाली प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको वहीं तक सीमित ना रखें, इसको एजुकेशन सेक्टर से भी इसको कनेक्ट करें आप। आई अंडरस्टैंड कि इसमें आप, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हम सीक्रेट शेयर करने की बात कर रहे हैं, बट एक ओपन सोसाइटी में एजुकेशन और जॉब क्रिएशन विच इज थ्रू प्राइवेट सेक्टर, एंड देन द टेक्नोलॉजी विच विल बी इनिशियली सपोर्टेड बाय इनस्पेस एंड इसरो, तो ये एक अच्छा फिट हो जाएगा पूरे इंडिया के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस है इससे, और टैलेंट पूल भी डेवलप होगा। फ्यूचर जनरेशन, ये नॉर्मल आजकल के कोर्स नहीं चलने वाले हैं आगे, जो आजकल हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये आगे चल के बहुत ही फ्यूटाइल होने वाले हैं। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दोस्तों। मैं तो, अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि भाई मुझे MBA करनी है तो मैं किस में करूँ, यूजली लोग करते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में। मैं बोलूंगा भैया अगर तुम कर सकते हो तो क्लाइमेट कंट्रोल में करो। क्लाइमेट कंट्रोल आने वाले सालों में बहुत बड़ी फील्ड होने वाली है, राइट। बट अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे MBA क्लाइमेट कंट्रोल में है कि नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, और ये इसरो ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें इसको भी साइंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को भी एजुकेशन से डायरेक्ट जोड़ा जाए, तो हमारे स्कूल भी एनेबल होंगे, एम्पावर होंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।